दूसरा क्वेश्चन, अर्थात दूसरा क्वेश्चन जो मैंने गेस किया था उसका उत्तर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे गेस क्वेश्चन, 6 गेस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था मुंडा विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करें। यही क्वेश्चन था ना। पिछला वीडियो आई होप कि आपने जरूर देखा होगा। तो आपको याद होगा दूसरा क्वेश्चन था मुंडा विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करें। यहाँ मुझे यह बताना है कि इस प्रश्न के कंटेंट में क्या लिखना है, अर्थात इसका विषय वस्तु इसकी क्या होगी, आप इसमें क्या लिखेंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुंडा विद्रोह की प्रकृति, इस प्रकृति वाले टर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो विद्रोह के बारे में जो भी उनको जानकारी रहती है वो उसको लिख डालते हैं बिना इस चिंता के कि हाँ शायद हम इसको लिमिटेड टाइम में लिखना होता है, ये उत्तर पूरा कर पाए न कर पाए, सब कुछ लिख डालते हैं। जबकि क्वेश्चन स्पेसिफिक है, अर्थात मुंडा विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह कैसी थी, किस किस तरह का रूप था इसका, कैसी प्रकृति के मतलब किस किस तरह का इसका रूप था, किस किस रूप में इसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, अर्थात खुद को प्रदर्शित किया। मुंडा विद्रोह के जो लीडर हैं या फिर मुंडा विद्रोह समस्त रूप से इटसेल्फ, यह किस किस रूप में इसने अपना विद्रोह का जो संचालन किया, वो किन किन विषयों, किन किन बातों से संबंधित था, अर्थात विद्रोह के दौरान वो कौन कौन सी बातें परिलक्षित हुई इस विद्रोह के माध्यम से, क्या क्या इसका उद्देश्य रहा, और जैसे जैसे उद्देश्य, जो जो उद्देश्य रहा, इसके साथ साथ इसकी प्रकृति कैसे बदलती गई, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि विद्रोह की प्रकृति के अंतर्गत उन सारी बातों को शामिल करना है जो इस विद्रोह के दौरान परिलक्षित हुई, दिखाई पड़ती हैं। अब इसको और बेहतर तरीके से ऐसे समझिए, मुंडा विद्रोह आप जानते हैं 1895 टू 1901, 1895 से 1901 तक चली है। रांची और सिंहभूम वर्तमान में झारखंड में है ये। तो रांची और सिंहभूम के आसपास के इलाकों में इसका क्या था, केंद्र था, मुख्य रूप से यही केंद्र था विद्रोह का। और इसका नेतृत्व किसने किया, एक पढ़े लिखे आदिवासी नवयुवक बिरसा मुंडा ने, राइट। शुरू में आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, स्पष्ट है, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट, जहां तक विद्रोह की प्रकृति का संबंध है, तो देखिए कैसे विद्रोह की प्रकृति इस विद्रोह के माध्यम से ही परिलक्षित हुई है। सर्वप्रथम क्या, यह एक जनजातीय विद्रोह था, अर्थात किन लोगों ने विद्रोह किया, जनजातीय, ट्राइबल लोगों ने। ट्राइबल लोग जहाँ रह रहे हैं, जैसे इस इलाके में रह रहे थे, रांची सिंहभूम इलाके में, तो इन जनजातीय लोगों को कहीं ना कहीं ढेर सारे ग्रीवांसेस थे, अर्थात इनके अंतर्गत असंतोष था। तो इन्होंने अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया, जो कि विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। तो जनजातीय विद्रोह, क्योंकि जनजातियों का अपना एक समाज होता है, एक उनका अपना सरकार होता है, उनका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति उनकी एक अलग होती है अन्य समाज से। एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है उससे अलग होती है इनकी प्रकृति, इनके रहने का तरीका, इनके खाने पीने, और साथ साथ धार्मिक रूप से भी ये थोड़े अलग होते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश इनका अलग है। जब भी उसमें कोई हस्तक्षेप होता है तो निश्चित रूप से इसका वो विरोध करते हैं। तो जो सोशियो कल्चरल फैब्रिक है, इनका नेटवर्क है, उसमें जहाँ कोई खलल पड़ा ये विद्रोह करते हैं, क्योंकि इनके अपने प्रकृति है रहने की, खाने की, और क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक रूप से भी इनकी अपनी अलग संरचना होती है। तो जनजातीय प्रकृति, जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके समाज, इनके धर्म, इनकी आर्थिक व्यवस्था में बाहर से कहीं ना कहीं एक खलल आया। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आई जो बिल्कुल इनके लिए नई थी, और जिसके खिलाफ इनका विद्रोह फूट पड़ा, क्योंकि इन्होंने उस व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। तो जनजातीय विद्रोह जनजातीय लोगों के द्वारा किया गया। दूसरा, स्थानीय विद्रोह, लोकल नेचर, अर्थात इस विद्रोह को हम स्थानीय विद्रोह इसलिए कहेंगे कि यह एक क्षेत्र विशेष में तक सीमित था। ऐसा नहीं कि यह विद्रोह काफ़ी बड़े एरिया में, जैसे 1857 को आप देखते हैं या बाद के और कई विद्रोह को देखते हैं, उसका फैलाव प्रसार बहुत ज़्यादा था, नहीं। इसका जैसे मैंने बताया, रांची और सिंहभूम के इलाके में मुंडा का कॉन्सेंट्रेशन, मुंडा जनजातियों का वहाँ पे ज़्यादा था, और
उस क्षेत्र विशेष में इनका विद्रोह सीमित रहा, अर्थात इसका फैलाव बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था। ये एक क्षेत्र विशेष में इन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया विद्रोह के माध्यम से। बहुत सिंपल है, आपको इसको इलेबरेट कर देना है। तीसरा, इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी। विद्रोह हो सकता है साइलेंट भी हो सकता है उसमें हिंसा न हो, सिर्फ थॉट अर्थात विचार के स्तर पर हम किसी का विरोध करें, ऐसा भी होता है। जाहिर सी बात है, मुंडा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग इसमें जैसे बिरसा मुंडा एक पढ़ा लिखा नवयुवक था, लेकिन बाकी जो मुंडा लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने बिरसा मुंडा को निश्चित रूप से फॉलो किया। तो इनका जो विद्रोह था वो निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जिसमें इन्होंने हिंसा का प्रयोग किया, क्योंकि एक सीमा के बाद जब इनका असंतोष बिल्कुल असह्य हो गया तो इन्होंने हिंसा का माध्यम अपनाया और तब विद्रोह किया। अर्थात विद्रोह की प्रकृति में हिंसा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसका ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अधिक शक्तिशाली था, जाहिर सी बात है उन्होंने इसका दमन कर दिया। तो तीसरा क्या हुआ, हिंसात्मक प्रकृति। चौथा, उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह। आप समझ सकते हैं उस समय ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन क्या है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश, अर्थात ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाकर इसे अपना उपनिवेश बनाया और इसका शोषण शुरू किया, तो यहाँ के लोग इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। अब क्या है, चूंकि उपनिवेश भारत है किसका, ब्रिटेन का, तो उपनिवेशवाद एक धारणा है, आप समझते हैं, जिसके अंतर्गत जो मातृ देश है ब्रिटेन वह उपनिवेश का शोषण करता है। उस शोषण के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, जो आंदोलन होगा, वह क्या होगा, उपनिवेशवाद विरोधी। ब्रिटिश शासन भारत में क्या था, औपनिवेशिक शासन था, इसकी प्रकृति शोषणकारी थी। इस उपनिवेशवाद की जो धारणा है इसका विरोध किया किन्होंने, किन लोगों ने, मुंडा लोगों ने। तो एक तरह से क्या था, उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह। हालांकि इस विद्रोह के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की अवधारणा जैसी बात मुंडा लोग अभी उस हद तक नहीं समझ पा रहे थे, या फिर इनकी सोच उस हद तक प्रगतिशील अभी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ जो शोषण जैसी व्यवस्था में इनको शामिल करके इनका शोषण किया जा रहा था, उसका ये विरोध कर रहे थे। तो ये शोषक जो व्यवस्था थी वो उपनिवेशवाद के कारण थी, और उसका उन्होंने विरोध किया, इसलिए उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह। एक प्रकृति इसकी यह भी है, राइट, ब्रिटिश विरोधी आप कह सकते हैं या उपनिवेशवाद विरोधी कह सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रकृति है जो स्पष्ट रूप से झलकती है विद्रोह के दौरान, आप समझ सकते हैं। पांचवा, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध विद्रोह। क्या था कि ईसाई मिशनरियों ने उस क्षेत्र में, अर्थात झारखंड वाले क्षेत्र में जाकर इन जनजातियों को यह प्रलोभन दिया था कि तुम ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, मैं शिक्षा के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस प्रलोभन में बहुत सारे मुंडाओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, ईसाई बन गए, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने अपने वादे को नहीं निभाया, अर्थात उन्होंने धर्म परिवर्तन तो करा लिया, लेकिन उसका लाभ मुंडाओं को प्राप्त नहीं हुआ। इसके खिलाफ भी इन मुंडाओं के अंतर्गत एक रोष था, जो निश्चित रूप से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। तो ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध विद्रोह स्पष्ट है। नेक्स्ट प्रकृति क्या है, दीकू एवं ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह। दीकू, भारत के ही लोग, वैसे लोग जो स्थानीय नहीं हैं, जो बाहर से आकर इस क्षेत्र में बसे थे, रांची सिंहभूम, उनको दीकू कहा गया है। दीकू यह हमारे भारतीय ही थे, लेकिन ये क्या थे, ये महाजन थे, यहाँ के प्रशासन में भारतीय भी शामिल थे, वो लोग थे। तो महाजन हुए, सूदखोर हुए, ये सब लोग दीकू कहे गए, क्योंकि उन्होंने बाहर से प्रवेश किया था और वहाँ रह रहे थे। या फिर जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी, तो उनका तो शासन था ही। तो मुंडा विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ऐसे लोग जो सिर्फ अंग्रेज बाहर से आए उनके खिलाफ नहीं, बल्कि शोषण के प्रतीक वो सभी लोग जो या तो भारतीय हों या विदेशी हों, उन दोनों के खिलाफ यह विद्रोह था। तो दीकू एवं ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, इसकी एक प्रकृति यह भी स्पष्ट हुई। अब देखिए नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रकृति। इस विद्रोह की एक खास बात है कि यह विद्रोह सामाजिक और धार्मिक सुधार की प्रकृति लिए हुए है। सामाजिक सुधार क्यों, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको लीड किया, बिरसा मुंडा एक पढ़ा लिखा युवक था, तो उसने देखा कि मुंडा समाज में कुछ बुराइयां हैं, जैसे नशे की स्थिति है, नशा करते हैं, वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, जात पात जैसी बात, भेदभाव जैसी बात। तो जहाँ भी ऐसा
आंतरिक कलह होता है, वहाँ पे समाज अंदर से कमज़ोर होता है। जहाँ जहाँ युवकों को नशे की लत है, बुरी लत है, वो जाति भेद के आधार पर या फिर किसी भी दूसरे अन्य कारण से समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव है, ऊंच नीच का स्तर है, तो समाज को कमज़ोर करता है। मुंडा ने इस सामाजिक बुराई को दूर करने की कोशिश की थी और यह समझाया भी था मुंडा समाज के लोगों को कि आपसी भेदभाव को और साथ साथ दूसरे अनैतिक आदतों को, कार्यों को छोड़ना है और समाज को मजबूत करना है। अगर ये आदतें अगर हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, यह प्रचलन जब खत्म हो जाएगा तो समाज अंदर से मजबूत होगा और संगठित होगा, तब हम किसी भी बाहरी व्यक्ति या शासन का विद्रोह कर पाएंगे। दूसरा, धार्मिक सुधार की भी बात उसने की थी, क्योंकि बिरसा मुंडा का ये मानना था कि धार्मिक रूप से हम बटे हुए हैं, हम सबके अलग अलग देवता हैं, यह उचित नहीं है। बहुदेववाद उचित नहीं है, बहुदेव एक से अधिक देवता, बल्कि एक ईश्वरवाद में विश्वास करो, एक ही ईश्वर में आस्था रखो। तो उससे क्या होगा, हम सबके ईश्वर एक होंगे, उस बहाने हम में एकजुटता होगी, तो अंदर से मजबूत होंगे और हम बाहरी जो शासन है, विदेशी शासन, उसका विरोध करेंगे। तो समाज में सुधार और धर्म में सुधार दोनों के माध्यम से इसने लोगों को, मुंडाओं को संगठित करने की कोशिश की, ताकि वो विद्रोह के लिए प्रेरित हों और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर सके। तो इसकी एक प्रकृति सामाजिक धार्मिक सुधार लिए हुए भी है, इस विद्रोह की एक खास बात है। अगला देखिए क्या है, प्रगतिशील विद्रोह, मुंडा राज की कल्पना। जनजातीय होने के बावजूद भी चूंकि इसका नेतृत्व एक पढ़े लिखे नवयुवक ने किया था, तो भले ही एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सीमित स्तर पर हम कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा ने एक मुंडा राज की कल्पना की थी, जहां मुंडाओं का राज हो, उनका अपना शासन हो, जो कहीं ना कहीं जनजातीय विद्रोह होते हुए भी एक तरह से प्रगतिशील विद्रोह था, या प्रगतिशील प्रगति को बतलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने विद्रोह के पश्चात एक नए व्यवस्था की स्थापना का विकल्प सोचा था। यह एक बहुत बड़ी बात थी, खासकर वैसे समाज के लिए जो जनजातीय है। तो इसलिए इस अर्थ में ये प्रगतिशील विद्रोह भी कहा जाएगा, जहाँ पे मुंडा राज की कल्पना की गई थी, अर्थात एक वैकल्पिक राज व्यवस्था की बात की गई थी। इस रूप में एक प्रगतिशील विद्रोह भी था। रहस्यवाद का अंत, आप इसको थोड़ा सा एक दो लाइन में दे सकते हैं। मुंडा ने स्वयं को ईश्वर घोषित किया था, कहीं ना कहीं ईश्वर का दूत घोषित किया था, या कहीं ना कहीं लोगों को लामबंद करने का एक तरीका था। उसने कहा था मुझ में दैविक शक्ति है, मुझ पर गोलियां और दूसरी चीजें प्रहार होंगी तो उसका असर नहीं होगा, आपको डरना नहीं है। भय को दूर कर लोगों को मजबूत और लामबंद करने के लिए उसने ऐसा किया था। तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह में रहस्यवाद का पुट भी आ जाता है, जिसका एक सार्थक उचित उद्देश्य था, इसको गलत सेंस में नहीं लेना है और उसी रूप में मेंशन कर देना है। इस तरह से आप मुंडा विद्रोह की प्रकृति को इन 9 पॉइंट्स के तहत डील कर देंगे, आपका बेहद संतुलित उत्तर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।